साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर यानी बीए द्वितीय वर्ष का एक पेपर है। उस पेपर को यदि हम देखें, उसकी हेडिंग देखें, उसका टाइटल देखें तो फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम का जो आपका पेपर सेकेंड है, उस पेपर सेकेंड का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास और वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, इन दोनों पार्ट को यानी डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम लोग देखें तो उद्यमिता विकास के हम 50 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यह पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में दिनांक 1 मई 2023 को हुआ है और उस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों देर ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं पहले उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 50 प्रश्नों की तरफ, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के का जो पेपर है, जो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में 1 मई 2023 को जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उद्यमिता विकास का। उद्यमिता की अवधारणा का जन्म हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स ओरिजिनेटेड। तो साथियों कब जन्म हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है 18वीं सदी में। याद रखिएगा इसका आंसर कब हुआ, ए आंसर है इसका 18वीं सदी में यानी 18th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी है। तो साथियों उद्यमी कौन होता है, तो एक इनोवेटर होता है, नवाचारी होता है, रिस्क टेकर होता है, जोखिम लेने की क्षमता होती है, और प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्या समाधान करने वाला होता है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, एन एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन, एक उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वह करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में यानी राजनीतिक विकास में, और रिलीजियस डेवलपमेंट में यानी धार्मिक विकास में। तो इसका यदि हम करेक्ट आंसर देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास में यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंटरप्रेन्योर्स यानी एक उद्यमी जो होता है वो क्या करता है, तो रोजगार वृद्धि करता है, रोजगार में कमी करता है, रोजगार उत्पन्न करता है। तो हम लिख सकते हैं जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 5, एन एंटरप्रेन्योर्स यानी एक उद्यमी क्या होता है, तो रिस्क टेकर होता है, उसके अलावा उसमें संसाधन संगठित करता है और लाभ अर्जित करता है यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 6, एन एंटरप्रेन्योर्स हुज वांट्स अ कंफर्टेबल इट एंड डज नॉट टेक रिस्क इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि उद्यमी जो आरामदायक जीवन चाहता है तथा जोखिम नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो आरामदायक जीवन चाहता है और जो जोखिम नहीं लेता है उसे हम लोग आलसी कहेंगे, यानी उसके लिए यहाँ पर वर्ड आ जाएगा लेजी एंटरप्रेन्योर्स यानी कि आलसी उद्यमी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप्स स्कीम स्टार्टेड इन, यानी स्टार्टअप्स स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, तो भारत में स्टार्टअप स्कीम 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते प्रश्न क्रमांक 7 के बाद 8 की ओर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप, एक स्टार्टअप के क्या लाभ है, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑल ऑफ द अबाउ। कर छूट, फैसिलिटी ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट की सुविधा और औपचारिक पूर्णता में सहायता। प्रश्न क्रमांक 9, द पीरियड्स ऑफ बिजनेस व्हेन एन एंटरप्रेन्योर्स मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज इन द मार्केट एंड इंश्योर इट्स सर्विस सूटेबल्स इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवसाय को अवधि, जब एक उद्यमी उद्यम को बाजार में स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साथियों यहाँ पर स्टार्टअप काल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं साथियों, स्टार्टअप फेज के नाम से उसको जाना जाता है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू बिजनेस विल बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ द स्टार्टअप। भारत सरकार के अनुसार एक नया व्यवसाय स्टार्टअप की श्रेणी में केवल तभी माना जाएगा जब उसका मुख्यालय भारत में हो, यानी इट्स हेडक्वार्टर इंडिया, उसकी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और उसका उद्देश्य नवाचार हो, यानी व्हेन
मोटिव्स टू ए इनोवेटिव्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। साथियों प्रश्न क्रमांक 11 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। किसने कहा था कि महिला उद्यमी वे महिलाएं हैं जो नवाचार को पहल करती है या व्यावसायिक की ओर ले जाती है। यानी कि हु सेड्स वुमन एंटरप्रेन्योर्स आर द वन हुज इनोवेटिव इनिशिएटेड और अंडरटेक बेसिक एक्टिविटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुम्पटिकर, यानी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। वुमन एंटरप्रेन्योर्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी महिला उद्यमी की विशेषताएं क्या होती है। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, रिस्क टेकर, इनोवेटिव्स और इफेक्टिव मैनेजमेंट्स, यानी सक्षम प्रबंधन, जोखिम लेना, नवाचार करना और उपयुक्त सक्षम प्रबंधन यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, इज अ टाइप ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स, यानी महिला उद्यमी का प्रकार है, क्या क्या है यहाँ पर देखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दिस, समृद्ध महिला उद्यमी, यानी उसके बाद देखें तो ग्रामीण महिला उद्यमी और प्रेरित महिला उद्यमी, यानी इसका करेक्ट आंसर 13 का डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, चैलेंज ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप्स आर, यानी महिला उद्यमी की चुनौतियां है। तो उनकी क्या चुनौतियां है, पारिवारिक उत्तरदायित्व, उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और शिक्षा की कमी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी एटीट्यूड्स टूवर्ड्स देम और लैक ऑफ एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का डी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप्स हेल्प टू, ग्रामीण उद्यमिता सहायता करती है किसमें, रोजगार के अवसरों की वृद्धि में, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दूसरा इंक्रीज इन इनकम ऑफ विलेजेस, ग्रामीण की आय वृद्धि में, और रिड्यूस रिलीजन इनबैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन में कमी में। तो इसका करेक्ट आंसर 15 का डी, यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 16 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेपर प्रोडक्शन एंड प्रिंटिंग, लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। तो कागज उत्पाद व छपाई इसका करेक्ट आंसर है। पर साथियों भारी उद्योग, ऑटोमोबाइल और कागज उद्योग और छपाई, यानी इसके डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो सकता है। पर जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, वहाँ पर स आंसर इसका करेक्ट आ रहा है। कुछ बुक्स में इसका करेक्ट आंसर डी भी देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 17 जो दिया हुआ ISO 9000 इज रिलेटेड टू, ISO 9000 किससे संबंधित है। तो यह है यहाँ पर क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी। प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ आगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 18, नवीन विचार उत्पन्न करने की विधियां हैं, आर मेथड ऑफ क्रिएटिविटी न्यू आइडियाज़। तो प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। कौन कौन सी विधियाँ है, ब्रेन स्टिमिंग, गैप एनालिसिस यानी फोकस समूह, और फोकस ग्रुप और उसके बाद गैप एनालिसिस यानी अंतर विश्लेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें तो 19 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 19 में दिया हुआ है एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, इमेजिनेशंस एंड पॉसिबिलिटीज़ इज। तो इसका हो जाएगा इनोवेशंस, यानी कि हम कहें नवीन विचार उत्पन्न करने, कल्पना करने तथा संभावना उत्पन्न करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो नवाचार अथवा इनोवेशंस कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 20, क्रिएटिविटी इज क्वांटिटीफाइबल्स, यानी क्रिएटिविटी जो किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्वांटिटी के युक्त होती है क्या, तो नहीं, क्रिएटिविटी रचनात्मकता की मात्रा मापनीय नहीं है। किसी के अंदर कितनी रचना यह माप सकते हैं क्या, संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। 21, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग न्यू आइडियाज, इमेजिनेशंस एंड पॉसिबिलिटीज इनटू रियलिटीज इज कॉल्ड। नवीन विचार, कल्पनाओं तथा संभावनाओं को वास्तविकता में आंतरिक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर हो जाएगा इनोवेशन, यानी कि नवाचार कहलाती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाचार। 22, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ। 22वां प्रश्न उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, यानी परियोजना प्रतिवेदन क्या होता है, एक लिखित अभिलेख होता है। प्रश्न क्रमांक 23, प्रोजेक्ट प्रपोजल इज अ। प्रश्न क्रमांक 23, प्रोजेक्ट प्रपोजल इज अ। तो समरी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, परियोजना प्रस्ताव क्या है,
समरी ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना की संक्षिप्तिका है। यानी हमने कोई भी परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है तो वो क्या होगा, उसकी संक्षिप्तिका यानी प्रपोजल है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24, परियोजना प्रोफाइल में दिए गए विवरण हैं। द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोफाइल इज। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्चुअली यानी वास्तविक होते हैं। 25, द प्रोजेक्ट अप्रोजल्स इज डन। परियोजना मूल्यांकन किया जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। तो परियोजना का मूल्यांकन कौन करता है, वित्तीय संस्थाएं करती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 26वां, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मार्केट अप्रोजल्स। कौन सा कारक बाजार मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है। तो प्रश्न क्रमांक 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रो इन्वायरमेंट। डिमांड प्रभावित करती है, मार्केट प्रभावित करता है, कंपटीशन प्रभावित करता है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट यानी कि व्यष्टि पर्यावरण, इसका करेक्ट आंसर बी यानी ब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ MSME। तो इसका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स यानी कि 27 का करेक्ट आंसर सी, यानी MSME का पूरा फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में। 28, विच ऑफ दिस इंडस्ट्रीज डज नॉट कम एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इनमें से कौन सा उद्योग निर्माण क्षेत्र में नहीं आता है। तो लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़ा उद्योग आता है, फूड प्रोसेसिंग आती है, सीमेंट भी आता है। तो इसमें पर्यटन निर्माण उद्योग में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MSME। MSME की विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, तो ट्रेडिंग क्रय विक्रय करना, प्रोडक्शन यानी उत्पादन करना, और यहाँ पर परामर्श देना यानी कंसल्टेंसी के, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी ऑल ऑफ दिस। प्रश्न क्रमांक 30, एज पर द MSME Amendment Bill 2018, what is the annual sale limits to define in small scale industries, यानी अप टू 5 करोड़। MSME विधेयक 2018 के अनुसार लघु पैमाने के उद्योग को परिभाषित करने हेतु विक्रय सीमा कितनी है। तो 30 का करेक्ट आंसर है 5 करोड़ रुपए तक, ए आंसर हो जाएगा। 31वां, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स ऑफ द मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप MSME इन अमेंडमेंट 2020, यानी MSME के संशोधित बिल 2020 के अनुसार उपक्रम की विनियोग की सीमा कितनी है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 5 करोड़, 50 करोड़ से कम, यानी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, MSME अमेंडमेंट 2020 डिफाइन MSME विद द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। MSME बिल संशोधन 2020 में लघु उपक्रम हेतु विनियोग सीमा कितनी है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 10 करोड़, 10 करोड़ से कम। फुल फॉर्म ऑफ DIC 33 का फुल फॉर्म ऑफ DIC क्या है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, यानी कि जिला उद्योग केंद्र होता है इसका फुल फॉर्म। 34, ड्रॉबैक ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, 34 का करेक्ट आंसर। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मार्केटिंग प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ स्टेज होती है, यानी ऑल ऑफ दिस। जिला उद्योग केंद्र की क्या कमियां होती है। तो वित्तीय समस्या होती है जिले के अंदर, विपणन की समस्या होती है, और स्टॉक की कमी होती है, यानी कि डी यानी उपयुक्त सभी। 35, क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लोर्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, कौन इसको ऑपरेट करता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर। जिले की आर्थिक विकास की संभावनाएं परियोजना प्रबंधक देखता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ KVIC। तो KVIC का फुल फॉर्म हो जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस KVIC एस्टेब्लिश। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ KVIC लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 38, तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। कहाँ पे साथियों, मुंबई में। 39, द मेन वर्क ऑफ MP खादी विलेज इंडस्ट्रीज। तो 39 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर
साथियों देखें तो वित्तीय सहायता एवं सलाह, प्रशिक्षण देना और शोध करना यानी उपयुक्त सभी, फाइनेंशियल असिस्ट एंड द काउंसलिंग्स, ट्रेनिंग्स एंड रिसर्चेज यानी ऑल ऑफ द अबाउ। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी NSIC वाज एस्टेब्लिश्ड इन यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर हो जाएगा बी 1955 में, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 41, NSIC प्रोवाइडेड सपोर्ट सर्विस टू MSME इन। प्रश्न क्रमांक 41 को देखें तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड मार्केटिंग यानी ऑल ऑफ द अबाउ। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम MSMI की सेवा सहयोगी उपलब्ध कराता है, तकनीक में, वित्त में, विपणन में यानी उपयुक्त सभी में। करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबाउ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, द फुल फॉर्म ऑफ NSIC। तो NSIC का फुल फॉर्म नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, MSMI का पूरा फुल फॉर्म है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43, हेडक्वार्टर ऑफ SASIDBI सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय साथियों लखनऊ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिडबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 अप्रैल 1990 को। फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, क्वेश्चन नंबर 45, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी बी करेक्ट आंसर। सिडबी का पूरा नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द बेसिक फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज यानी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स यानी वाणिज्य बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 47, द नेम ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक इज क्या है? RBI। तो भारत का केंद्रीकृत बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI है। क्वेश्चन नंबर 48, फंक्शन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंक्शनिंग कैपेसिटी, लोन विदाउट सिक्योरिटीज और माइक्रो फाइनेंस असिस्टेंस यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट हो जाएगा। यानी स्व सहायता समूह के कार्य क्या है? कि क्रियान्वयन क्षमता में वृद्धि करना, बिना प्रतिभूत ऋण देना और सूक्ष्म वित्त सहायता देना यानी ऑल ऑफ द अबाउ यानी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 49, द फाइनेंशियल स्टेज ऑफ द वेन्चर कैपिटल आर, उपक्रम पूंजी का वित्त प्रदान अवस्था क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि वित्त कब प्रदान किया जाता है? तो उसकी सीड स्टेज में यानी बीज अवस्था में, अर्लियर स्टेज में यानी प्रारंभिक अवस्था में और ब्रिज अवस्था यानी ब्रिज स्टेट में। तो सभी में वो ऋण प्रदान कर सकता है किसी भी अवस्था में, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वैसे प्रारंभिक अवस्था इसका सटीक आंसर है, पर हमने जो देखा उसका आंसर हमें डी मिला। क्वेश्चन नंबर 50, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज ऑन यानी भारत की जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 50वें का करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 1935 को। तो साथियों ये थे आपके उद्यमिता विकास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के BA द्वितीय वर्ष के 1 मई 2023 को जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं हम लोग इसी पेपर का सेकंड पार्ट यानी महिला सशक्तिकरण की ओर। आपको अब जो पेपर दिखाई दे रहा है वो BA सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पार्ट है यानी सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट, वुमन एम्पावरमेंट यानी हिंदी में कहें तो महिला सशक्तिकरण। यह पेपर हमने आपको पहले भी बताया 1 मई 2023 को जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर परिक्षेत्र के अंदर आने वाले जितने भी महाविद्यालय हैं उनके अंतर्गत हुआ था। अब आगे चलते हैं इस महिला सशक्तिकरण पेपर के सॉल्यूशन की ओर। साथियों इस सॉल्यूशन की तरफ जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज प्रैक्टिस इज यूज्ड टू किल फीमेल चाइल्ड्स स्टिल इन द वूम्ब। यानी प्रश्न पूछा गया है कि गर्भ में पल रही बच्चियों को मारने के लिए किस प्रथा का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर भ्रूण हत्या। क्या बोल सकते हैं साथियों? भ्रूण हत्या। तो पहला का करेक्ट आंसर सी, भ्रूण हत्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व्स यानी कि एक हिंदी में कहें इसको क्वेश्चन को तो घरेलू हिंसा में शामिल है। तो क्या है यहाँ पर दिया हुआ है? फिजिकल वायलेंस, मेंटली वायलेंस, वायलेंस इनसाइड द हाउस और लास्ट दिया ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ।
यानी हम कह सकते हैं केवल शारीरिक हिंसा, केवल मानसिक हिंसा, घर के अंदर की हिंसा, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, इन विच ईयर डिड पॉलिसी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बिकम इफेक्टिव? महिला सशक्तिकरण की नीति किस वर्ष प्रभावित हुई? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2001, यानी 2001 को प्रभावी हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द इशू ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट्स आर, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा। रिडक्शन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, अगला इनहेंसमेंट्स ऑफ वुमेन प्रैक्टिशंस पॉलिटिशियन एंड सोशल एस्पेक्ट्स, और नेक्स्ट इनहेंसमेंट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशंस नेशनल डेवलपमेंट्स, और फोर्थ दिया है वुमेन टू ब्रेक सोसाइटीज बैरियर्स। तो साथियों इसकी खास बात है कि चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट दिखाई दे रहे हैं और चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यानी इसने जो दिया है ए ओनली 1 2, बी दिया है 1 2 3, और सी दिया है बोथ 1 and 3, और डी दिया 1 4 1 3rd and 4th। यानी हिंदी में इस क्वेश्चन को गए तो महिला शक्तिकरण के मुद्दे हैं लैंगिक भेदभाव में कमी, यानी हम लोग जानते हैं कि लैंगिक भेदभाव को सही करने के लिए महिला शक्तिकरण नीति भारत में लागू की गई है। राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं में महिलाओं की वृद्धि ये भी लागू की गई है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए महिलाओं की पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। तो चारों ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होना चाहिए, पर यहाँ जो ऑप्शन दिए उसमें चारों करेक्ट नहीं बताए गए हैं। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट अगला जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो कौन सा है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने डिस्कस किया 4th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विच पीरियड ब्रॉड्स इज इन इक्वलिटी अमंगेस्ट मैन एंड वुमेन, यानी प्रश्न है कौन सा काल पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता लेकर आया। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य काल। याद रखिएगा साथियों, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न इंडिया इंक्लूडेड्स, आधुनिक भारत की समस्या में शामिल है। तो आधुनिक भारत की समस्या में क्या शामिल है? कुपोषण, प्रसूता मृत्यु दर, सती प्रथा, और डी बोथ ए और बी। तो आधुनिक भारत में सती प्रथा तो बंद हो गई है, तो कुपोषण और प्रसूता मृत्यु दर बढ़ गई है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट नीडेड एज द कॉजेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट्स। प्रश्न क्रमांक 7 की बात हो रही है। तो प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर जो दिया हुआ है यदि उसको हम देखें तो महिला शक्तिकरण के कारण के रूप में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो कन्या भ्रूण हत्या की, दहेज की, बाल विवाह की और लैंगिक समानता की। तो यहाँ पर आ जाएगा दहेज, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर 7वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, एग्जाम्पल ऑफ ए एट्रोसिटीज ऑन वुमेन्स आर, महिलाओं पर अत्याचार का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 8, तो इसका रेप, बलात्कार, अपमान और वशीभूत, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट ए डायमेंशंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट्स। प्रश्न क्रमांक 9 बहुत अच्छा प्रश्न है। महिला शक्तिकरण का कौन सा आयाम नहीं है? तो सोशली एम्पावरमेंट्स, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट्स, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट्स और कल्चरल एम्पावरमेंट्स, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक शक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक सशक्तिकरण। तो डी करेक्ट आंसर है सांस्कृतिक सशक्तिकरण। प्रश्न क्रमांक 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEVA, सेवा, सेवा का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर ए सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन, सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन सेवा का पूर्ण रूप होता है। अब आ जाते हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एजुकेशन एम्पावरमेंट्स, यानी शैक्षिक सशक्तिकरण का कौन सा लाभ नहीं है? शैक्षिक सशक्तिकरण का कौन सा लाभ नहीं है? तो हम देखें प्रश्न क्रमांक 11, इसका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, गरीबी उन्मूलन, दमन से मुक्ति, निर्णय लेने में भागीदारी। ये कुल मिलाकर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का भी हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। शैक्षिक सशक्तिकरण क्या करती है? यदि आप शैक्षिक होगे, एजुकेटेड होगे, तो आपकी गरीबी उन्मूलन होगी, दमन से मुक्ति मिलेगी और आप निर्णय लेने की कैपेसिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज आर। प्रश्न क्रमांक 12, बाल विवाह की क्या समस्या है?
तो खराब स्वास्थ्य, जन्म दर में वृद्धि और उच्च मृत्यु दर, यानी इसका करेक्ट आंसर यदि हम लोग देखें तो प्रश्न क्रमांक 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इन्फ्लुएंस वुमेन एम्पावरमेंट ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड्स, यानी यहां पर प्रश्न क्रमांक 13 जो कहा गया है, आधुनिक काल में महिला शक्तिकरण के किसने प्रभावित किया है। तो साथियों यहां पर दिया हुआ है भारतीय सुधारक और पश्चिमी संस्कृति, यानी ब और स इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इंडियन रिफॉर्मर्स और वेस्टर्न कल्चर, तो कुल मिलाकर देखें तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब और द वेस्टर्न कल्चर बढ़ने से भी हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है, सशक्तिकरण बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्रमांक 14, मेजर रूट्स कॉज वायलेंस अगेंस्ट वुमन इज, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रमुख मूल कारण है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का करेक्ट आंसर यदि हम लोग कहें तो डी क्या हो जाएगा, डी महिलाओं को एक कमजोर लिंग के रूप में माना जाना। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ वुमन एज ए वीक जेंडर्स, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, इंटरनेशनल किलिंग्स ऑफ बेबी, यानी कि जानबूझकर शिशु हत्या किसके अंतर्गत आती है। तो 15 का सी यहाँ पर हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी, यानी कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या दोनों के अंतर्गत आती है, तो स आंसर और बन। प्रश्न क्रमांक 16, द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड्स वाज स्टेबलाइज्ड इन, प्रश्न क्रमांक 16 करेक्ट आंसर 1953, यानी हम कहें केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1953 को की गई। प्रश्न क्रमांक 17, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम्स वाज लॉन्चेज, यानी महिला हेल्पलाइन योजना कब प्रारंभ की गई। तो साथियों इसका जो सन है वो है 8 मार्च 2016, याद रखना 8 मार्च 2016 को लॉन्च की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 मार्च 2016 की बात करें तो 17वें ऑप्शन में कहीं भी ये मुझे 2016 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 17वें का करेक्ट आंसर है 8 मार्च 2016 को 181 स्कीम लॉन्च हुई थी। 181 उसको महिला हेल्पलाइन योजना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, विच स्कीम हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रैफिकिंग्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स ऑफ रेस्क्यूज, एक क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है और महिलाओं के बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण और प्रत्यावर्तन में सहायता प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का, याद रखना साथियों ए आंसर उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना, उज्ज्वला योजना। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट्स ऑफ वुमेन वाज लॉन्च, यानी हम कहें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब हुई। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर देखिए तो बी 15 अगस्त 2011 को, 19 का करेक्ट आंसर बी 15 अगस्त 2011 को। प्रश्न क्रमांक 20, हाउसिंग एंड शेल्टर्स इन द एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड्स ऑफ नेशनल पॉलिसी, आवास और आश्रय किस प्रकार की राष्ट्रीय नीति का उदाहरण है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सोशल वुमेन एम्पावरमेंट्स और इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक और आर्थिक महिला सशक्तिकरण, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सी बोथ ए एंड बी, दोनों अ और ब। प्रश्न क्रमांक 21, विच इज नॉट अ क्राइम एज पर इंडियन पेनल कोड। प्रश्न क्रमांक 21 बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सा अपराध नहीं है। प्रश्न क्रमांक 21, अब यहाँ पर ये समस्या आ रही है, किसने बात करी, इंडियन पेनल कोड की बात करी उसने साथियों। तो इंडियन पेनल कोड में ये सभी आते हैं, मैं थोड़ा सा इसका उल्लेख कर दूँ, ये क्वेश्चन डाउटफुल लगा हमें इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूँगा। छेड़छाड़ ये जो आती है इन्हें आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत रखा गया है। बाल विवाह आईपीसी की धारा 275 के अंतर्गत है। यातना मानसिक और शारीरिक दोनों ये आईपीसी की धारा 354 ए और 498 ए के अंतर्गत रखा गया है। और अपहरण और अगवा करना ये आईपीसी की धारा 362 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सभी आईपीसी की धारा है, तो थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सभी आईपीसी के अंतर्गत आते हैं। या तो मैं कह सकते हैं क्वेश्चन डाउटफुल है, या तो हो सकता है रॉन्ग हो, या कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉल्स अंडर विच आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी आर्टिकल 14, यानी हम कहें प्रश्न क्या, बहुत अच्छा प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 22वें का करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 14। यह हमारे संविधान की जो भाग 3 के अंतर्गत दिया हुआ है, भाग 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 23, आर्थिक महिला शक्तिकरण की नीति कौन सी नहीं है। तो 23 का बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
प्रश्न क्रमांक 24, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एग्जाम्पल ऑफ, चाइल्ड केयर फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो साथियों याद रखना प्रश्न क्रमांक 24 का यदि हम करेक्ट आंसर देखें तो डी सपोर्ट सर्विसेज, सहायता सेवा के अंतर्गत आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्चेज, 25वां क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी। तो 25वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न, वुमन हेल्पलाइन स्कीम इज ऑपरेटेड, महिला हेल्पलाइन योजना साथियों याद रखना बहुत अच्छा आंसर है, 24/7 यानी 24 घंटे चलती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27, विच स्कीम वाज लॉन्च टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस, उज्ज्वला योजना भी ऊपर भी हमने देखा क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गया, महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सी योजना है? तो साथियों उज्ज्वला योजना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्कीम्स ऑफ वर्किंग वुमेन प्रोवाइडिंग द विथ अकोमोडेशंस इज, यानी हम कहें कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने की योजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर बी कामकाजी महिला छात्रावास योजना, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स स्कीम। प्रश्न क्रमांक 29, विच आर्टिकल्स यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइडेड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशंस, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो भाग 2 का कौन सा साथियों? भाग 2 का अनुच्छेद 22, याद रखना भाग 2 का अनुच्छेद 22, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, मुख्यमंत्री महिला आधिकारिक योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई? चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट मध्य प्रदेश लॉन्चेस 30 का सितंबर 2023 में। प्रश्न क्रमांक 30 का बी सॉरी साथियों, प्रश्न का 30 का आंसर बी 2013 सितंबर 2013 को लॉन्च की गई थी। आगे चलते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना वाज लॉन्चेज 31वां 1 अप्रैल 2007 को लॉन्च की गई, याद रखना सी का करेक्ट आंसर, लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को लॉन्च की गई, सी करेक्ट आंसर। 32, विच स्कीम इज रन बाय आंगनवाड़ी सेंटर, मंगल दिवस योजना, याद रखना साथियों आंगनवाड़ी केंद्र में कौन सी योजना संचालित है? मंगल दिवस योजना। अगला 33वां क्वेश्चन, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना इज एप्लीकेड बाय SC/ST गर्ल्स, बी वा 33 का बी, यानी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना SC और ST की लड़कियों के लिए है, ब करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, लैक ऑफ प्रोटेक्शन एनवायरमेंट लीड्स, यानी सुरक्षात्मक वातावरण की कमी से क्या होता है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बाल शोषण। 35, विच इश्यूज फेस्ड बाय वुमन इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 35, तो डोमेस्टिक वायलेंस, भारत में महिलाओं को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? घरेलू हिंसा का। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ बोथ इशू एंड द चैलेंजेस इन वुमन एम्पावरमेंट्स, महिला शक्तिकरण में कौन सा मुद्दा और चुनौती दोनों है? 36 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। क्वेश्चन नंबर 37, द रूल ऑफ SHG इन वुमन एम्पावरमेंट्स आर, 37 का डी, यानी कैपिटल फॉर्मेशन, एसिस ऑफ क्रेडिट्स और प्योरिटी एलिवेशंस ऑल ऑफ द अबाव, यानी पूंजी निर्माण, क्रेडिट तक पहुंचना और गरीबी उन्मूलन यानी उपयुक्त सभी। 38 क्वेश्चन, देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किस शहर में हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो साथियों आप अच्छे से जानते हो कि रानी देवी अहिल्याबाई होलकर किस शहर से संबंधित है? तो इंदौर से, तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर इंदौर हो जाएगा। 39, विच टेम्पल वाज बिल्ड अप बाय अहिल्याबाई, तो देवी अहिल्याबाई के द्वारा कौन सा टेम्पल बनाया गया? तो काशी विश्वनाथ टेम्पल, अहिल्याबाई के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 40, विच वुमन अमंग द फॉलोइंग क्रेस्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी हम कहें तो कपड़ा उद्योग का महिलाओं के लिए कपड़ा उद्योग निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो अहिल्याबाई होलकर को जाता है। उन्होंने महेश्वरी साड़ी को प्रेरित किया था। महेश्वर जो कि हम ये कह सकते हैं कि निमाड़ के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में आता है महेश्वर, तो खंडवा खरगोन के पास में आता है और वहाँ पर उन्होंने महेश्वरी साड़ी जो बनाने वाला उस उद्योग को प्रोत्साहन किया था, किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। इन विच सिटी द रानी दुर्गावती म्यूजियम सिचुएटेड, बिल्कुल आप जानते हो रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर जबलपुर। आगे चलते हैं,
शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? साथियों ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई है वैसे तो, पर देखें तो भारत में शहीद दिवस जनरली 2 दिन में मनाए जाते हैं। कौन कौन से दिन हैं? एक 30 जनवरी और दूसरा 23 मार्च। 30 जनवरी इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है, वो 23 जनवरी राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की याद में मनाया जाता है। ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मीबाई। आगे चलते, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? साथियों आप लोग अच्छे से जानते हैं, जबलपुर में स्थित है। इन हुज ऑनर्स वाज स्टम्प्स इशू। देखो किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया? साथियों यहाँ पर दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फुले और रानी लक्ष्मीबाई सभी की याद में डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। तो डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर यदि आपको लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रथम महिला शिक्षक कौन है? तो सावित्रीबाई फुले। यदि आपने वीडियो लेक्चर देखे हो तो वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी जो वीडियो लेक्चर बने हुए हैं महिला शक्तिकरण के और उद्यमिता के, उसके अंदर से बहुत सारे आंसर इसमें मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 46, इन विच ईयर डिड मैरी कॉम्स वाज विन द ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक? तो उन्हें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल कब मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईयर 2012 हेल्ड इन लंदन। मैरी कॉम को किस वर्ष ओलंपिक का कांस्य पदक मिला था? लंदन में वर्ष 2012 में। 47, इन विच ईयर वाज मैरी कॉम्स अवार्डेड पद्म भूषण? तो साथियों मेरी कॉम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। मेरी कॉम एक भारत की मुक्केबाज है और इसका बारे में हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी पढ़े, डिटेल में पूरा पढ़ रखा है हमने। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। मेरी कॉम को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो उनको पद्म विभूषण, वर्ड ध्यान से सुनना, पद्म विभूषण 2020 में मिला, पद्म भूषण 2013 में मिला और पद्मश्री 2006 में मिला। तो यहाँ पर पूछा पद्म भूषण तो 2020, बी करेक्ट आंसर है। Who was the first female held in a missile project in India? टेसी थॉमस। भारत मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला टेसी थॉमस। 49, बहुत अच्छा प्रश्न है। What was the rank of Indian Indra Louise in the most influenced women in the Forbes magazine? फोर्ब्स पत्रिका में सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में इंदिरा नूई का कौन सा स्थान था? तो साथियों इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। 49वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 13वां स्थान था। 50वां और आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन आप पढ़िएगा। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट्स कैन हेल्प इन द वुमन एम्पावरमेंट्स बाय सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। प्रशिक्षण और कौशल विकास निम्नलिखित में से किस प्रकार के महिलाओं की मदद कर सकता है? स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारना, अर्थात स आंसर आ और ब दोनों हो जाएंगे। तो साथ ही ये था 50वें नंबर का क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के 50 क्वेश्चन। तो ये हम लोगों ने देखे। कौन कौन से क्वेश्चन देखे साथियों? महिला सशक्तिकरण उद्यमिता विकास के प्रश्न। यह पेपर BA सेकेंड ईयर का पेपर है। कौन से यूनिवर्सिटी का? तो बिल्कुल आप जानते हैं ग्वालियर यूनिवर्सिटी, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का पेपर है। इसका सॉल्यूशन हमने देखा। पेपर 1 मई 2023 को हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी 1 मई 2023 को जारी हो रहा है। साथियों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।